नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं बायो विषय के साथ में। तो बच्चों, कल हमने काफी चीजें पढ़ लिया था। कोशिका के बारे में कल हमने स्टार्ट भी कर दिया था और उसके पहले हमने बायो के बारे में जान लिया था कि जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, रस्तु के बारे में भी जान लिया था, फ्रस्टस के बारे में जान लिया था। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कोशिका में चर्चा किया था। जो कोशिका होती, कोशिका का हमने डायग्राम आपको बता दिया था। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हरित लवक क्या होता है, मतलब कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, हरित लवक कहाँ होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब हम इसके बारे में एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक कोशिकांग से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक कोशिकांग से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक कोशिकांग से बनते हैं। तो जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित लवक हो गया हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कोशिका का पावर हाउस, तो क्या होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाए इस तरीके सबसे छोटा कण क्या होता है, मतलब सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है हमारा, तो राइबोसोम होता है। सबसे बड़ा पादप कोशिकांग में क्या होता है कोशिकांग, तो हमारा क्या होता है हरित लवक होता है, मतलब प्लास्टिड। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी ये चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है, तो आज हम कोशिका के बारे में कुछ और चीजें आगे बढ़ते हुए समझते हैं। देखो, अगर हम कोशिका की बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर हमारा था कोशिका। कोशिका में अगर कुछ पॉइंट लिखाते हैं, तो अगर लिखना है तो लिखो सबसे पहले कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछ रहे कौन सी होती है, तो आपको बताना है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर में ही होती है। हमने जैसे यहाँ पे ऐसे टच किया तो हमारे अंदर जो सनसनाहट समय दिमाग को हमारे पता चल गया कि अच्छा हमारे यहाँ किसी ने टच किया है। कैसे पता चला, तो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से। इसी के अंदर सोडियम पोटेशियम जो होता है ये साइकिल चलती है, ठीक है। तो जब तंत्रिका कोशिका पढ़ाएंगे तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दूसरा नंबर पे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अगर आपसे पूछेगा बच्चों सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। कितनी होती है, लगभग 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर लंबी कोशिका होती है। अगर पूछे सबसे छोटी कोशिका, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर में पूछे हुए हैं। अब इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। स्टैटिक का पोर्शन एक प्रकार से आप समझ लीजिए, साइंस की स्टैटिक है ये। तो सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ ले, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा हमारा ये क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो माइकोप्लाज्मा होती है, इसी को हम बोलते हैं पीपीएलओ, पीपीएलओ। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि पीपीएलओ में पी का, पहले वाले पी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, या लाइक ऑर्गन। तो अब ये क्या हो जाएगा ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है हमारा पीपीएलओ का फुल फॉर्म, सबसे छोटी कोशिका। वैसे तुमको जो लिख के मिलेगा पेपर में क्या मिलेगा कि माइकोप्लाज्मा, यही आएगा कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो माइकोप्लाज्मा की।
माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर इसकी वही है ना, प्रथम पद उसके वंश, द्वितीय पद उसकी जाति को कैरोलस लिनियस द्विनाम जगत जगत पद्धति के जो है पिता कहे जाते हैं। तो वही है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? इसका वंश है, और गैलीसेप्टिकम इसकी स्पीशीज। बोलो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। अब अगर पूछ लिया जाए पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग, तो सबसे बड़ा कोशिकांग हमारा क्या हो जाएगा? लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड, है ना। इसकी खोज किसने की थी? हेकल नामक वैज्ञानिक ने। अभी इसको पढ़ाएंगे। तो पादप कोशिका हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पादप कोशिका में 5 नंबर पे, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हमारे क्या हो जाएगा? लवक। अगर पूछा जाए पादप कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, या एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। तो अब लवक जो होता है ये जंतु कोशिका में तो होता नहीं। लवक का मतलब अभी बताएंगे। इसमें 3 प्रकार के लवक होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक क्या होते हैं? जो हरे रंग के, जिसके कारण पौधे दिखते हैं। वर्णी लवक क्या होता है? जिसके कारण टमाटर लाल दिखता है, मिर्च हरी मिर्च में क्या होता है? हरा रंग होता है, बाद में क्या होती है? लाल भी हो जाती है। और जैसे चुकंदर हो गया, है ना, विटामिन के कारण इसका रंग होता है। किन चीजों के कारण किसका रंग क्या होता है? गाजर होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जो रंगीन रंग होता है ये किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, मतलब वर्णी लवक। अब क्या बात करते हैं जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है केंद्रक। क्या होती है? केंद्रक। क्या होती है? केंद्रक। केंद्रक, जैसे कि अब केंद्रक को क्या होता है? तो कोशिका का कंट्रोलर भी कहते हैं। तो क्यों? जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? हमारा मस्तिष्क होता है, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही ये क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक क्या करता है? पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जब केंद्रक के बारे में बताएंगे तब फिर बताएंगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, सबसे छोटा कोशिकांग, है ना। तो कोशिका का, या डायरेक्ट लिख लो सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग। अब ये जो सबसे छोटा कोशिकांग है, अगर कहते पादप जगत का सबसे छोटा कोशिकांग तो भी यही होगा, जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग तब भी यही होगा। जंतु हो या पादप, दोनों में क्या होगा? यही कोशिकांग सबसे छोटा होगा। इसका नाम क्या होता है? तो राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पालाडे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। राइबोसोम कल आपको बताया 70 प्रकार के होते हैं और 80 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अब सबसे छोटा कोशिकांग हो गया। तो यहां से लगभग हमारे इतने प्रश्न बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 क्वेश्चन। तो इनके बारे में आपको पता हो गया है। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग इतना जो है समझ गए होंगे। चलिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम चर्चा करेंगे, कल हमने कोशिका में पढ़ाया था अंतःप्रदव्य जालिका। तो अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पहला कोशिकांग हमारा क्या होता है? अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, तो हमने इतना पढ़ा। अब अंतःप्रदव्य जालिका हमारी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है चिकनी, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। एक होती है खुरदुरी। कौन सी होती है बच्चों? खुरदुरी। तो खुरदुरी कैसी होती है? इसमें राइबोसोम चिपके होते हैं, इस वजह से क्या होती है? रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ का मतलब होता है खुरदुरी। अब अगर हम बात करते हैं तो अंतःप्रदपी जालिका हमारी क्या होती है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो क्या चीजें निकल के आती हैं कि जैसे हमारा शरीर होता है तो ये क्या बनाता है हमारे शरीर का, कंकाल है ना। तो कोशिका का कंकाल तंत्र कौन डेवलप करता है, यही करती है अंतःप्रदपी जालिका। अंतःप्रदपी जालिका डेवलप करती है, इसलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र पूछा जाए, कोशिका का कंकाल तंत्र क्या कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, कोशिका का कंकाल तंत्र हमारा अंतःप्रदपी जालिका कहलाती है। क्योंकि जब हमने बताया था बीच में केंद्र के बगल से हमने कल अंतःप्रदपी जालिका निकाली थी और बताया था कि क्या करती हैं, सपोर्ट करने काम करती। कल वाली वीडियो हमने अभी बताया था, अगर हम अपनी सारी हड्डियों को निकाल दें तो हमारा शरीर एक गठरी जैसा क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसी से हमने बात बताई थी कि जो कोशिका होती है उसको पूरा आकार देने का कार्य क्या करती है, अंतःप्रदपी जालिका। ठीक है, अब ये अंतःप्रदपी जालिका किसमें नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, तो ये जीवाणुओं में नहीं होती है, जीवाणुओं में नहीं होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। सीधी बात ये समझ लो, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें नहीं होती है और हमारी बॉडी की आरबीसी में भी नहीं होती है। किसमें नहीं होती है, आरबीसी में। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर हम बात करते हैं अंतःप्रदपी जालिका की, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, अंतःप्रदपी जालिका की खोज किसने की थी, तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं खोज। तो अंतःप्रदपी जालिका की खोज सबसे पहले पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पूछा जाता है अंतःप्रदपी जालिका की खोज किसने की, तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतःप्रदपी जालिका की खोज की। अब बताइए यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताएं। अंतःप्रदपी जालिका बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अंतःप्रदपी जालिका क्लियर हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। दूसरा हमारा कोशिका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में पढ़ाएंगे हरित लवण। तो हमारा दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस हमारा क्या कहलाता है, कई बार पेपर में यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो उपनाम मैं सबके बता रहा हूं कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहते हैं, अंतःप्रदपी जालिका को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यही प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि इसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, किसने देखा, तो देखा था इसको कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। किसने देखा था भैया, कोलिकर। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। पूछा जाए इसको बायोप्लास्ट किसने कहा, बायोप्लास्ट किसने शब्द दिया, बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था, तो आप बताएंगे अल्टमान। कौन था बच्चों, अल्टमान। ये वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अल्टमान वाला पूछा जाता कई बार। और तीसरा जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, मतलब खोजा किसने। वैसे तो देखा जाए तो खोजा और देखा बात एक ही है, पहली बार खोज लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कोलिकर को कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अब अगर बात की जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, सीधी बात लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, इसको कहा सी बेंडा ने। किसने कहा बच्चों, सी बेंडा। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक आते हैं और इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। यही दोनों पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी बेंडा। चलिए आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आपको हम इतनी बार रिवीजन करा देंगे, आपको खुद ही सुनते सुनते याद हो जाएगा।
अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में जानते हैं। यह एक दोहरी संरचना होती है। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चलो इसको भी बाद में बताते हैं। ये क्या है, दोहरी संरचना होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि इस तरीके से एक ये बना होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है, कुछ ऐसे कण लगे होते हैं, ये वाले इस तरीके से, ठीक है। ये इसमें क्या है, कुछ कण लगे होते हैं। बताइए बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से आप इसको डायग्राम से समझते जाइए। और इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां होता है। तो डीएनए केवल और केवल कोशिका में 3 जगह पाया जाता है। या तो हमारा केंद्रक में होता है, कल बता चुके हैं, या तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आज बता रहे हैं। और अभी अगर समय होता है तो हरित लवक अगर पढ़ाएंगे तो हरित लवक में भी हमारा डीएनए होता है। 3 जगह पे पाया जाता है, इसीलिए इनको स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। पूछा गया स्वायत्त कोशिकांग क्या होते हैं, तो यही तीनों होते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। जब डीएनए होता है केंद्रक में, जब केंद्रक में डीएनए होता है, तभी तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। सेंट्रोसोम खींच के गुणसूत्रों को 2 भागों में कर देते हैं, 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र, ठीक है। ये जब आपको बताएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स जो होती है महिला होती है, एक्स एक्स वाकई में क्यों रखा गया, एक्स 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 को डब्ल्यू डब्ल्यू क्यों नहीं रखा गया, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बायो एकदम इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि अगर आप एक एक क्लास लेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई संदेह होने वाला नहीं है। आइए टू बी कंटिन्यू, आगे फोकस करते हैं। तो इसमें क्या होती है, 2 लेयर होती हैं। पहली हमारी क्या हो जाएगी, बाह्य परत, बाह्य परत या बाह्य मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली, परत बोल लो या झिल्ली बोल लो, इसी को बाह्य झिल्ली लिख लो, झिल्ली मिलेगा अच्छे से, ये झिल्ली है। तो बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, और ये होती है आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो 2 चीजें समझ में आई कि नहीं? अब क्या होता है कि इसके अंदर भरा होता है लिक्विड। अच्छा, जो इसमें लिक्विड भरा होता है इसको क्या कहते हैं भाई, इसमें लिक्विड भरा है तो इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा इस लिक्विड को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स। इसके अंदर के लिक्विड को बोलते हैं मैट्रिक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब क्या होता है कि ये जो उंगली जैसी उभरी हुई संरचना होती है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्वायत्त कोशिकांग वाला बता चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियम लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली नुमा उभरी हुई संरचना होती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टी। अब क्या होता है, इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर, इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर ये देखिए, ये जो लगे हुए हैं, ये तुमको दिख रहा है ना गोल गोल, ये वाले, ये गोलुआ, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये हमारे होते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। क्या होते हैं बच्चों? F1 कण या इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है कि F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें होता है राइबोसोम भी होते हैं, तो राइबोसोम बना दिया भैया। तो इतनी चीजें होती हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है।
तो श्वसन और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये भी तो है। पावर हाउस का मतलब क्या है, हम जैसे यहाँ से जाते हैं, हमारे यहाँ दही चौकी है, तो दही चौकी का पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब उसके पास एनर्जी है। अब एनर्जी ये बनाता है, अब एनर्जी किस रूप में बनाता है, तो एटीपी के रूप में बनाता है। अगर पूछा जाए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, बताओ फटाक से। ऊर्जा का सिक्का, या पूछा जाता है ऊर्जा का दलाल, ठीक है, सिक्का लिख दे, दलाल लिख दे, तो ये क्या होता है हमारा, तो ऊर्जा का सिक्का हमारा होता है एटीपी। क्या होता है बच्चों, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए यहां तक सारी बातें समझ आई। जब एडिनोसिन के साथ में एक फास्फेट समूह जुड़ेगा तो एएमपी बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एडिनोसिन के साथ में दो फास्फेट के समूह जुड़ेंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। जब एडिनोसिन के साथ में तीन फास्फेट समूह जुड़ जाएंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। तो ये हमारा एटीपी होता है। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो हमारी पर डे वाली क्लास लीजिए, और जो मैराथन लेंगे उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराएंगे। और धड़ाधड़ क्वेश्चन अभी देखना, आपकी परसों संडे को मैराथन लगी है, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे 100-150 क्वेश्चन का टारगेट है कम से कम, आप तक एकदम सिलेक्टेड चुनिंदा प्रीवियस ईयर प्लस ऐसा उसको बताएंगे। उसके साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे, जिससे अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पसीनियाना नहीं है। बताइए यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर पूछा जाए ऊर्जा का सिक्का, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब होता यह है कि भाई ग्लूकोज होता है हमारा, हमारी शरीर क्या बनाती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज ही एनर्जी का एक स्वरूप होता है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है हमारी ग्लूकोज। पूछे क्या होता है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। हमारे पूरा जो कोशिका होती है, एक चीज याद रखना कि जो भी हमारा शरीर होता है या दुनिया में कोई भी चीज हो, केवल 7 चीजों से मिलकर बनी होती है। 7 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको साफ करते हैं बच्चों, तो समझना वाली बात को। स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया है यार, चलो कोई बात नहीं, आप लोग खुद ही जो है देख लेना अपने अकॉर्डिंग। कभी मौका मिले बीच में जहां पे हम हट गए तो वहां से ले लेना स्क्रीनशॉट। अब हमने क्या बताया कि 7 कंपोनेंट होते हैं फूड में। फूड में क्या होते हैं, 7 कंपोनेंट होते हैं। बल्कि 7 कंपोनेंट फूड में नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं। कैसे, जो लोग मतलब जो चीज हम खाते हैं 7 ही चीजें खाते हैं। तो 7 चीजें कौन कौन सी खाते हैं, जरा ध्यान देना फटाक से, इससे भी 1 नंबर क्वेश्चन बनता है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट, क्या हमारा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा क्या है, तो प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरा हमारा क्या है, तो वसा। तीसरा क्या है, वसा। अब वसा के बाद में हमारा क्या है, तो विटामिन। पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की थी, कई बार प्रश्न आया, फंक नामक वैज्ञानिक ने। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। अब विटामिन के बाद में आपका पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। इसके बाद में हमारा आता है मिनरल। क्या आता है, मिनरल या खनिज लवण, मिनरल या खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज तत्व, ठीक है। तो मिनरल, फिर आता है हमारा वाटर या बोल सकते हो जल, और एक हमारा 7वां, सोच रहे हो कि क्या होता है भैया, इतनी चीजें तुमने पढ़ी है। 7वां हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। कोई भी कोशिका होगी, कोई भी कोशिका होगी तो उसमें यही 7 चीजें पाई जाएंगी। हमारे शरीर में भी यही 7 चीजें पाई जाती हैं। भाई हमने आलू खाया, क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया। क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया। हमने प्रोटीन, सोयाबीन खाई, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। मेरी एक एक लाइन से क्वेश्चन है, समझ लेना। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में, जो दालों में। पूछा जाए दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों में, दालों में किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है, तो प्रोटीन खाया। वसा क्या है, मस्टर्ड, मतलब जैसे सरसों का तेल हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, सबसे ज्यादा, जैसे अरंडी का तेल होता है, कैस्टर ऑयल, उसमें भी सबसे ज्यादा वसा होती है।
विटामिन की बात की जाए तो विटामिन में हमारा क्या होता है, दो प्रकार का, संतृप्त मतलब वो वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के। ये थोड़ा सा अभी पढ़ाएंगे ये बाद में, ये अभी फटाफट जिसको आता है रिवीजन कर ले इसी बारे में। मिनरल की बात करेंगे तो कोई भी खनिज लवण या तो हम भाई खाते हैं, क्लियर हो गया। वाटर भाई क्या होता है, पानी क्यों पीते हैं पता है, खाना खाने के बाद हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि जब हमने प्रोटीन लिया तो इसके पीछे हम रीजन बता रहे फटाक से, बस 1 मिनट। और इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, भाई हम कोई भी कोशिका को खाएं, केंद्रक के अंदर क्या होता है हमारा डीएनए आरएनए। अब डीएनए आरएनए तो हमारा न्यूक्लिक एसिड है। भाई हम चाहे जंतु की कोशिका खा रहे हो और चाहे हम पादप की कोशिका, अगर आटा है आटे में क्या खाते हैं, कोशिका ही तो खाते हैं। तो जब कोशिका खाते हैं तो इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड हमारे पेट में ही तो जाता है। समझ में आई कि नहीं बात, बहुत डीपली थोड़ा सा मस्त एकदम। जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो रटोगे, अगर हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है हमारी, सिर्फ एक कहानी जैसा सुनते चले जाइए। अब ये क्वेश्चन प्रश्न ये पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, तो ग्लूकोज। अब इकाई क्या है, तो इकाई का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में मिला देंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना। प्रोटीन की इकाई क्या है, तो अमीनो अम्ल। पूछा जाता है एमीन ग्रुप किसमें होता है, तो अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे थोड़ा सा। तो अमीनो अम्ल। और वसा की इकाई क्या होती है, तो फैटी एसिड, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। वसीय फैटी एसिड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि वसीय अम्ल, या अगर ये ना लिख के तो ग्लिसरॉल, दो नाम होते हैं, ठीक है। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन भी आप पढ़ चुके हैं, विटामिन क्या होते हैं, तो हमारा ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, और बी हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। तो इसमें हम B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12 सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। पूछा था कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, तो B12 में होती है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। अब ये सारी चीजें कहां चर्चा करेंगे, जब विटामिन पढ़ेंगे। समझ लो कि अभी ये एक मैराथन ही चल रही है, समझ रहे ना बहुत अच्छी तरीके से। वाटर, अब एक खनिज लवण तो देखिए हर जगह होते हैं। वाटर क्या होता है कि हमें खाना खाते समय पानी हम क्यों पीते हैं, क्वेश्चन ये आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से समझना कि भाई देखो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, खाना क्या लिया, हमने खाना खाया, और जैसे ही हमने मुंह में खाना डाला तो खाना जैसे ही मुंह में जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और मुख में होता है 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद में वो हमारे अमाशय में पहुंचता है। सबसे पहले का प्रोटीन का पाचन पूछा जाए तो अमाशय में होता है। तो ये पाचन आपको पढ़ाएंगे। तो अब होता क्या है कि ये सब चीजें हमने खाई तो अब इनकी बॉन्डिंग होती है भैया। जैसे मान लो कई सारे ग्लूकोज आपस जुड़े हैं, एक ग्लूकोज देखो बता रहे हैं, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, चार ग्लूकोज, पांच ग्लूकोज। अब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, केमिस्ट्री पढ़े होगे। तो जब बॉन्डिंग होती है इस तरीके से, अब इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जल और एंजाइम, ये दो ऐसी चीजें होती हैं कि वाटर और एंजाइम के माध्यम से इनकी बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है। इसीलिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। और तभी ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे अपने यूनिट ग्लूकोज में चेंज होता है। और जैसे ही ग्लूकोज में चेंज हो जाता है हमारी बॉडी क्या करती है, उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। कहां होता है, तो बिलाई होती है हमारी छोटी आंतड़ियां। जब पाचन पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे खाना कैसे पचता है। ठीक, लोग कहते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, सारी चीजें आपको बताएंगे। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ा डाला है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये पढ़ा दिया। अब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब हम डिस्कस करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताएंगे एक ग्लूकोज से हमारा 38 एटीपी कैसे बनता है। 38 एटीपी एनर्जी बनती कि नहीं बनती, पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी एनर्जी बनती है, 38 एटीपी बनती है। 38 एटीपी कहां कहां बनती, कितनी 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 बनती, कैसे कैसे बनती है, सारी चीजें आपको बताएंगे। एक अभी क्वेश्चन इससे स्किप नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद में ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कैसे बनती है उसका नाम बताएंगे, अंदर डीपली नहीं जाना है, सिर्फ कहां पे कितनी मतलब एनर्जी बनती, बस इतना। जो प्रश्न पूछे गए हैं या जहां तक एग्जामिनर पूछ सकता है बस वही क्वेश्चन डिस्कस होंगे यहाँ पे।
चाहे वो आप अच्छे से अच्छे लेवल का पेपर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर में क्वेश्चन छूट जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हमने पढ़ लिया, लगभग इतनी ही बातें थी। तो अब कल हम हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी कितने प्रकार के लवक है ना। अब जैसे जीव द्रव्य, एक क्वेश्चन और लिख लो, अच्छा इंपॉर्टेंट याद आ गया कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया है? भौतिक आधार ये बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? तो हक्सले। किसने बताया? हक्सले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है। समझ रहे हैं? तो जब पूरी बॉडी का प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, और जब कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो ऊतक काम करना बंद कर देते हैं, और जब ऊतक काम करना बंद कर देते हैं तो अंग काम करना बंद कर देते हैं, और जब अंग काम करना बंद करते हैं तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र काम करना बंद कर देता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। और शरीर खराब कैसे होता है, सड़ कैसे जाता है? तो एंजाइम होते हैं, अगर टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो आदमी कुपोषित हो जाता है। तो मतलब अब ये अंदर की जितनी पावर होती है सब खींचना शुरू कर देते हैं, 3-4 दिन में बॉडी गला देते हैं एंजाइम। तो एंजाइम अगर ना हो तो बॉडी ना करे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऐसे बताएंगे अमेजिंग फैक्ट की आप लोग अलग से अमेजिंग फैक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बायो पूरी इसी में समाहित कर देंगे। हल्के में होगा शरीर को, ऐसे थोड़ी इतना जोश रहता है बजरंग बली में, है ना। बजरंग बली देखे थे जब मारे थे पर्वत में तो पूरा पर्वत पाताल में चला गया था, है ना। तो ये सारी चीजें एक शरीर में बहुत बड़ी शक्ति है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। समझ रहे? तो खैर हम अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे हैं, तो हम बायो ही पढ़ाएंगे। तो आज आपने देखा होगा बहुत सारा कंटेंट आपको मिला, ये सारे एक एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा जिनको हम फोकस कर करके बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको मिलते रहेंगे, चाहे जो आप पेपर दो, देखते जाओ। ना मिले तो आप कहना, एक अभी क्वेश्चन बच के नहीं जाने देंगे। जो टॉपिक आपको हम पढ़ा दें आप उससे क्वेश्चन निकाल के देखो, अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले, और जो मिले हमारे कमेंट सेक्शन में डालो, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।